आप सभी का स्वागत है दंतेवाड़ा ऑन एयर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट आशीष मांझी और आज हम आए हैं बारसूर में और मेरे गेस्ट नरेंद्र नाग जी, तो जो यहीं बारसूर के रहने वाले हैं और इनसे हम बात करेंगे बारसूर के बारे में। तो वेलकम सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। ये पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी जगह है अभी जो हम खड़े हैं? अभी जो हम खड़े हैं ये बारसूर के बीच में ही एक पहाड़ी है जी और यहाँ पर एक मंदिर है, हीरमराज मंदिर के नाम से ये विख्यात है पहाड़ी। तो हम वहीं पे अभी खड़े हैं और बारसूर का ये बेस्ट लोकेशन है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे दंतेवाड़ा का इसको डोंगरगढ़ बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। वैसे इस खूबसूरत लोकेशन है और वहाँ पे बहुत बहुत प्यारा लोकेशन है। अभी हम लोग सर जमीन से कितने ऊपर ऊंचाई पे हैं अभी लगभग? हम लोग कम से कम 70-80 फीट की ऊंचाई पर हैं। बिल्कुल इतना ऊंचाई पहाड़ी है बिल्कुल बहुत और हमारे दोनों तरफ खाई है, गहरी खाई, और हम एक ढलवा चट्टान पे खड़े हैं। हलवा चट्टान पे खड़े हैं बिल्कुल। और ये बहुत प्यारा लोकेशन है बारसूर का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जी, सबसे पहला जो आपको व्यू जो मिलेगा देखने को वो यहाँ से स्टार्ट होता है बारसूर का। अब हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम अभी और भी बहुत सारे लोकेशन आपको दिखाने वाले हैं। बट इस लोकेशन के बारे में मैं और कुछ डिटेल्स जानना चाहता हूँ। यहाँ बारसूर महोत्सव का जो नींव रखा गया था, जी, जैसे जी, कि आपने बताया था, जी। ये जो एक मंदिर है हाँ, यहाँ से नींव हीरमराज रखा हुआ है, जी, तो जी। उसके पीछे की जो एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, आप थोड़ा बताएंगे? हम बारसूर वासियों ने बारसूर को विख्यात करने के लिए सोचा था एक बार। जी। इस पहाड़ी पे हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पे एक छोटा सा लगभग 15 फीट का मंदिर है जो ढलवा चट्टान पे बना है। जी बिल्कुल। प्राचीन आर्किटेक्ट का बेहतरीन नमूना है, स्थापत्य कला का भी बेहतरीन नमूना है। जी तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रामायण का आयोजन किया। एक दिन भर का कार्यक्रम था, पूरे बारसूर वासियों को यहाँ पे बुलाया गया, सभी लोग यहाँ पे आए और फिर इस स्थान को जो है प्रचार प्रसार मिला। और उसके बाद फिर तत्कालीन कलेक्टर आर प्रसन्ना सर, वो भी इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई, तो फिर वो यहाँ पे आए और आकर के इस जगह को देखकर वो बहुत खुश हुए। यहाँ पे उन्होंने फोटोशूट भी करवाया था अपना। उसके बाद ये प्रसिद्ध हुआ मंदिर। बहुत प्यारा मंदिर है। और भी हम बच्चे के बारे में बारसूर के बारे में बात करेंगे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के दूसरे लोकेशन। ये है बत्तीसा मंदिर। तो बत्तीसा मंदिर के बारे में सर बताइए। बत्तीसा मंदिर जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, 32 खंभों पे बना हुआ है और इसे बनवाया था सोमेश्वर देव प्रथम, अपनी पत्नी गंग महादेवी थी। लेकिन कई जगह पे अभी दर्ज में आता है कि गंग महादेवी ने बनवाया था। और ये छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर है जिसमें कि 2 गर्भगृह एक साथ जुड़वा शिवलिंग है। तो ये अपने आप में एक विलक्षण मंदिर है। ये लगभग कब की बात है सर? ये है सन 1111 की बात। अभिलेख के अनुसार, जो अभिलेख प्राप्त है उस अनुसार 1111 ईस्वी में सोमेश्वर देव ने अपनी माता गुंड महादेवी के लिए नारायण पाल में विष्णु मंदिर बनाया, नारायण मंदिर। और उनकी पत्नी की डिमांड पर ये 32 खंभों का मंदिर यहाँ पे बनवाया। और इस मंदिर की और क्या क्या बात है? जैसे कि आपने मेंशन किया यहाँ पर 2 गर्भगृह हैं जिसमें सेम मूर्ति रखी है, शिव जी की शिवलिंग बने हुए हैं। और इसके अलावा 2 नंदी भी हमने देखे जो लगभग सेम बने हुए हैं। और कुछ खासियत है सर इसके बारे में? ये एक तो बस्तर का जब एंट्री पॉइंट कहते हैं तो ये आपका सेकंड नंबर है। हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसे हम बारसूर के बारे में जानने के लिए हम और भी ऐसे मंदिरों को दिखाएंगे आपके साथ। इस मंदिर के विषय में और कुछ सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जुड़वा शिवलिंग तो है ही है जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जुड़वा शिवलिंग पूरे 360 डिग्री पे घूमते हैं। और जो जलहरी बनी हुई है वो स्फटिक के रूप में बनी हुई है, काले पत्थर से। और दोनों नंदी भी काले पत्थरों से बने हैं। तो 360 डिग्री में घूमने वाला शिवलिंग भारतवर्ष में भी शायद मेरे विचार से विलक्षण है, अद्भुत है, अनोखा है। ये इसकी खास बात है। हमारे साथ जुड़े रहिए। बारसूर के और भी ऐसे ऐतिहासिक मंदिर। एक सर मेरे पास कोई क्वेश्चन है। बारसूर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ऐतिहासिक शहर कहा जाता है, तो अभी हमें और कितने मंदिर देखने? ऐसा तो कहा जाता था, अभिलेखों में भी आया था कि 147 मंदिर बारसूर में बने थे और 147 तालाब भी बने हुए थे। लेकिन अभी समय के साथ कम से कम ये 1000-1200 साल पुरानी बात है, तो कई मंदिर जो छोटे छोटे थे वो ध्वस्त भी हो गए हैं और अभी भी 1 दर्जन के आसपास मंदिर है जिन्हें हम देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत से मंदिरों को जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है।
वो भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी हम मंदिरों को आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के एक नेक्स्ट मंदिर पे। तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। तो सर इसका नाम क्या है? पहले तो मंदिर का नाम बताइए। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं भारत में खजुराहो है, जी बिल्कुल। वैसे ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं भोरमदेव को, जी। और बस्तर का खजुराहो बोलते हैं इस चंद्रादित्य मंदिर को। चंद्रादित्य मंदिर काम को। वासना पर आधारित चित्रों की यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जी। आप- और ये, हाँ सर बताइए। इस मंदिर का निर्माण जो महाराजा सोमेश्वर देव प्रथम थे, उनके एक सामंत हुआ करते थे मंत्री, महामंडलेश्वर चंद्रादित्य। महामंडलेश्वर चंद्रादित्य जी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर, जी। और इसे चंद्रादित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। इसके ठीक अपोजिट में आप देख रहे हैं एक विशाल सरोवर है। जी। इसे भी उसी महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने बनवाया था, जी। और उसे भी चंद्रादित्य सरोवर कहा जाता है। चंद्रादित्य सरोवर। जी हाँ सर ये लगभग कब की बात होगी? ये सन 1111 ईस्वी की बात है। सर उसी टाइम उसी समय पे बारसूर में कहा जाता है कि 147 मंदिर बनवाए गए थे, जी। और 147 तालाब भी बनवाए गए थे। जी। तो उसी समय का यह एक विशेष मंदिर है जी। और जो काम सूत्र पर आधारित है। लोगों जी। को काम के विषय में जी। शिक्षित करने के लिए काम मुद्राओं पर आधारित विभिन्न प्रकार की मूर्तियां उकेरी गई हैं यहाँ पे। जी। हम अपने वीडियो में इसके मंदिर को भी दिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप एक बार पर्सनली यहाँ विजिट करें और इस मंदिर को अपने आंखों से देखें, क्योंकि ये सच में एक कारीगरी का एक जो अद्भुत नज़ारा है। सर ये सभी मंदिर मुझे लगभग काले दिख रहे हैं, और थोड़ा वो पत्थर और ये पत्थर जिसमें मूर्तियाँ बनी है थोड़ी अलग लग रही हैं। जी जी, मंदिरों का निर्माण करने के लिए अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जी। और मूर्तियां जो है वो काले पत्थरों से बनाई जाती थी, जिससे कि उसमें नक्काशी कलाकारी की जा सके। जी। इसलिए मूर्तियां दूसरे पत्थर से बनाई जाती थी। जी बहुत प्यारे मंदिर और हैं। सारी मूर्तियां बहुत ही अच्छी हैं। समय के साथ बस्तर एक समय के साथ जंगल में तब्दील हो गया था। जी। जब राजा थे तब तो यह समृद्ध था, जी। लेकिन जैसे ही राजधानी यहाँ से हटी, जी। तो देख रेख के अभाव में सारे मंदिर खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। बट उसके बाद भी सर ये लगभग अब 1100 ईस्वी, मतलब अभी लगभग 1100 साल हो गए हैं। हाँ, सुनने में तो आसान लगता है 1100 साल, पर आप कल्पना कीजिए कि 1100 साल यानी कितना बड़ा नंबर है ये। बहुत बड़ा उसके बाद भी ये अपनी स्थापत्य कला जो जिस कंडीशन में है ना, लिटरली सर माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंडीशन में है। जी जी, बहुत प्यारा है। इसके हर एक मूर्ति में हालांकि छोटे छोटे पार्ट्स टूटे हुए हैं, बट वो जो बताना चाह रहे थे वो दिख रहा है यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। अब इसके बाद हमारा इसके बारे में और कुछ सर पॉइंट बच रहा है? नहीं, इसके विषय में इतना ही है। इतना ही है, बाकी डिटेल वीडियो हर मंदिर पे हम लेकर आएंगे। और इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट लोकेशन, इसके बाद हम चलेंगे जो अपने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हैं युगल गणेश, जी चुड़वा गणेश के मंदिर में, जी और उसके बिल्कुल। विषय में बताएंगे तो आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अब हम आ चुके हैं गणेशा मंदिर की तरफ, और गणेशा मंदिर लगभग वहाँ से लगभग कितनी दूरी पर है सर? 1 किलोमीटर है मुख्य मार्ग से। मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, रास्ते पर ही है ये मंदिर भी। और सर ये पत्थर जो है वो थोड़ा अलग लग रहा है, नॉर्मल पत्थर तो नहीं। तो इस मंदिर के बारे में शुरुआत से बताइए कि ये कब का है और ये थोड़ा पत्थर अलग क्यों है? जी जी, अभी आप जो देख रहे हैं युगल गणेश की प्रतिमा, जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसे गणेश हैं जो दक्षिण मुखी हैं, और बैठी हुई मुद्रा में ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गणेश हैं ये। और ये इसलिए अलग दिख रहा है स्टोन, क्योंकि ये सैंड स्टोन से बना हुआ है। सर सैंड स्टोन? सैंड स्टोन और मोनोलिथ है, यानी एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है, कोई टुकड़े जोड़े नहीं गए हैं इसमें जी। तो एक ही पत्थर को काटकर और बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है जी, इसीलिए ये कुछ भूरे कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका कलर थोड़ा ज्यादा ही अजीब लग रहा है। हमने अब तक जितने भी मंदिर देखे वो लगभग कुछ ब्लैक स्टोन में थे, एक पत्थर के टोन पे थे। ये थोड़ा सा, और सर जैसे आपने बताया सैंड स्टोन का है जी, और ये लगभग कब का मंदिर है? ये लगभग 1061 ईस्वी का है। 1061 सर, 10 ये तो आज अब से तक लगभग हमने 1200 साल प्राचीन है ये। बिल्कुल। और भगवान गणेश के साथ साथ आप इधर देख रहे हैं उनके पूर्व में एक विशाल मंदिर के पत्थर भी बिखरे पड़े हुए जी हैं। बिल्कुल। और पुरातत्व विभाग अभी इनको संरक्षित कर रहा है जी। भविष्य में शायद इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा जी, वो काम चल रहा है जी। और गणेश भगवान के भी इधर
शीशे का ग्लास लगाने की योजना है। जी हमने आग्रह तो किया है पुरातत्व विभाग से कि एक शीशे का ग्लास लगाया जाए जी और उसमें भगवान को रखा जाए, जालियों में ना कैद किया जाए। जी देखें क्या होता है, पुरातत्व विभाग क्या करता है। जी बिल्कुल। और सर इसके बारे में लगभग और क्या इसके बताना बारे में मैं आपको, अगर आप पौराणिक मान्यता को देखें चाहेंगे? जी तो ऐसी मान्यता है कि बारसूर के राजा थे बाणासुर। जी वो परम शिव भक्त थे। जी उनकी पुत्री थी उषा, जो भगवान गणेश की परम भक्त थी। जी तो अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करते हुए और उसकी सहेली चित्रलेखा की इच्छा को पूरी करते हुए बाणासुर ने युगल गणेश की प्रतिमा बनवाया जी और उनकी पुत्री इनकी पूजा आराधना किया करती थी और बाणासुर इधर अपने भगवान शिव की आराधना किया करते थे। जी। इसी परिसर में आप देख सकते हैं लगभग 8 मंदिरों के अवशेष आपको दिखाई देंगे, जी जो यहाँ सब पर है। लगभग वही। जी शिव सब की सेम है। उसी जी। काल के हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सर, हम अब चलिए। नेक्स्ट मंदिर पे चलते हैं। तो सर अब हमें आए हैं मामा भाचा मंदिर में। जी हाँ। सर ये कब का मंदिर है लगभग? ये मंदिर भी सन 1061 ईस्वी में ही बनाया गया माना जाता है अभिलेख के जी। अनुसार। और जैसा कि आप देख सकते हैं जी ये इसकी नक्काशी- द्रविड़ शैली में बना हुआ है जी। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। द्रविड़ शैली मतलब सर? द्रविड़ मतलब अपने जो साउथ इंडियन स्टाइल में जो मंदिरें बनती थी उस स्टाइल में बना हुआ है। जी उत्कल शिल्पकला भी बोला जा सकता है जी और द्रविड़ शैली भी बोला जा सकता है, उसका मिश्रित रूप है ये। जी तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में जो है उसी प्रकार से बना हुआ है। जी वास्तुकला का, स्थापत्य कला का अनुपम और अद्भुत उदाहरण है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर भी सेंटर फोर्स को आधार बना करके खड़ा किया गया है। जी बिल्कुल। काफी ऊंचा मंदिर है, 100 फीट के आसपास, जी। और लगभग ये भी 1200 वर्षों से ऐसे ही खड़ा है। सर इसका जो कंडीशन है वो बाकी जी। मंदिरों के मुकाबले ये कुछ ज़्यादा ही जी, अच्छी जी। कंडीशन पे है। जी। और सर जैसे बाकी मंदिरों का नाम उनके राजाओं के नाम पे रखा गया या जी, जी। मंदिर के डायरेक्ट नाम रखा गया, जैसे हमने 32 जी, जी। मंदिर देखा, उसमें 32 खंबे थे। जी जी चंद्रदित्य मंदिर चंद्रदित्य के ऊपर रखा गया। जी। सर इसका नाम मामा भाचा मंदिर है। जी तो जी। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए ऐसा है कि जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जी उनमें जो जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मंदिरों को चिन्हित किया गया कि किस जी। राजा ने बनवाया है। ये जब बना हुआ था तो इसके बारे में तो लिपि तो है सामने में, जी कुछ उसके बारे में जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है कि इसे किसने बनवाया, कब जी। बनवाया। तो एक किंवदंती जो है, एक लोक जनश्रुति प्रचलित जी। हो जाती है कि मामा भाचा ने मिलकर इस मंदिर को बनाया जी और नाम पड़ गया मामा भाचा मंदिर। तो ये जी। किंवदंती है, जी। इसमें कितनी सच्चाई है इसको हम बोल नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। बाकी हम जैसा जानते हैं छिंदक नागवंशी राजा यहाँ पे थे, जी 147 मंदिर और 147 तालाब उन्होंने बनवाए थे। जी। तो उन्हीं में से एक मंदिर है जो संयोगवश ही बोलूँगा मैं, जी। बहुत अच्छे कंडीशन पे है जी और अभी पुरातत्व विभाग के अधीन है। जी। तो वो देख रेख कर रहे हैं और इसमें प्रयास कर रहे हैं इसको और अच्छा रखने का। सर अब तक जितने भी हमने पत्थर देखे, मतलब मंदिर देखे, उनमें जो पत्थर थे वो यहाँ के लग नहीं रहते। तो सर उसके बारे में क्या कहानी है? अब उस समय जब प्राचीन काल में जो राजा थे जी वो सभी एक दूसरे राजाओं के साथ संपर्क में भी रहते थे जी और जो कलाकार होते थे, मंदिर निर्माण कला में जो निपुण होते थे, जी वैसे लोग भी राजाओं के संपर्क में रहते थे। तो पत्थर कौन सा होना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, ये सब वही राजा को सजेस्ट करते थे और सारे पत्थर बाहर से ही आए हैं, मंगवाए गए हैं। जी बिल्कुल। और आज की डेट में तो ये अरबों रुपए का मंदिर है। अब उस काल में आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जी कि कहाँ कहाँ से पत्थर लाकर और कहाँ कहाँ से कलाकार बुलवाकर जी इतने सुंदर मंदिरों को खड़ा किया गया था। इसकी नक्काशी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जी हाँ। जी बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये लगभग ये भी लगभग 1100-1200 साल पुरानी जी, मंदिर है और आज भी अपने ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है। हाँ हाँ, आज भी ये मंदिर जीवंत है जीवंत है बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा इसे बन बिल्कुल के, ज़्यादा समय लेकिन बिल्कुल नहीं आप ये मान लीजिए कि ये भी 1200 साल पुराना है। लगभग सर। जी जी। सर इसके बाद हमारी नेक्स्ट, और सर इसके बारे में और कुछ खास बातें जो हम खास बात यह है कि इसको मामा भाचा मंदिर तो बोलते ही हैं जी और गर्भगृह में जो है भगवान नरसिंह, विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह जी और गणेश भगवान की मूर्तियां रखी गई है और उसकी पूजा होती है। जी अब उनके बीच में भी आपस में शायद कोई कनेक्शन रहा हो, जी इसलिए मामा भाचा मंदिर इसका नाम पड़ गया है। जी और बिल्कुल। अभी इतिहासकार अभी और शोध करेंगे तो पता चलेगा क्या है कैसा है। जी बिल्कुल। तो सर इसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनी है वो कहाँ होगा? हम इसके बाद में 16 खंबा मंदिर जो है एक जर्जर अवस्था में है जी उसे देखते हैं, जी और उसे भी पुरातत्व विभाग शायद कुछ समय बाद रीसेट करने वाला है, जी बिल्कुल। वो दिखाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम चल रहे हैं 16 खंबा मंदिर की ओर। तो अब हम सर आए हैं 16 खंबा मंदिर। हालांकि जी हाँ। जैसे देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, जी बट सर ये 16 खंबा मंदिर, यहाँ हमने देखा एक 32 खंबा, ये 16 खंबा। 16। तो इसके पीछे का क्या इतिहास है? इसके पीछे की कहानी जो पता चली वो ऐसी है कि जब राजा ने 32 खंबा मंदिर बनवाया जी तो एक सीक्वेंस में उन्होंने 4 खंबा, 8 खंबा, 16 खंबा और 32 खंबा ऐसे जी। 4 मंदिर एक साथ बनवाए थे, जी और चारों ही भगवान शिव को समर्पित थे। जी ये सन वही 1000 से 1100 ईस्वी के बीच की ही बात है ये। तो सर जो पहला मंदिर था वो 32वां मंदिर था? नहीं, मंदिर तो कौन सा पहले बना ये बताया नहीं जा सकता। जो अभिलेख मिले हैं जी उसके आधार पे बारसूर में जो मंदिर है वो लगभग 10वीं से 12वीं सदी के बीच में बने हैं। जी तो जो छिंदक नागवंशी राजा थे जी उनमें सोमेश्वर देव का काफी नाम है, और ऐसा अभिलेखों में भी प्राप्त हुआ है कि सबसे ज्यादा मंदिर उनके द्वारा ही बनवाए गए। जी तो हमें भी लगता है कि ये सब एक ही काल में बने होंगे। जी बाहर से बुलाकर मंदिर निर्माण कला में निपुण मूर्तिकारों को, कारीगरों को बुलाकर एक साथ 147 मंदिर, 147 तालाब बनाए गए होंगे। जी और उस समय राजा सोमेश्वर देव के काल को अपने बस्तर का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी उस समय ये सोने के सिक्के भी चलते थे उनके, जी और ये बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं सोने के सिक्के इनके। ओके। और कोरापुट उड़ीसा, वहाँ से उड़ीसा, इनके सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जी तो इतने दूर तक राज्य था इस राजा का। सर आपने बताया था जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे जी जी कि जो यहाँ के शासक थे उनका राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा और भी दूसरे राज्यों में था। जी तो जी। लगभग उनका कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा? राजा सोमेश्वर देव के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जी कुरुसपाल से, बारसूर से, जी तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि लगभग 6,96,000 गांव उनके अधीन थे। 96,000 हाँ, गांव? हाँ। ओके। 6,96,000 गांव के वो राजा थे। और ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब प्राप्त हुआ है अभिलेख में जी कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेंगी, तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे पूरे अभी वर्तमान के 6 राज्यों में जी उनका शासन था। तो 7 विजय अभियान उन्होंने चलाए थे, जी और काफी दूर तक उनका राज्य था। उनके ही युग को जी 1069 से 1111 ईस्वी तक उनका शासन काल था, जी और माना जाता है कि बस्तर का यह स्वर्णिम शासन काल था उनका। इसी दौरान सोने के सिक्के भी चले, और 147 भव्य मंदिर भी बनाए गए, जी 147 तालाब भी बनाए गए। जी और आप देख रहे हैं हर मंदिर के साथ में तालाब भी है। जी बिल्कुल। तो एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही बनाए थे इन्होंने, जी एक मंदिर एक तालाब, एक मंदिर एक तालाब। सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक मंदिर के साथ तालाब वाला? मुझे ऐसा लगता है कि आप भुवनेश्वर गए होंगे जी उड़ीसा के, जी तो वहाँ आपने देखा होगा लिंगराज मंदिर में एक समूह है मंदिरों का, जी है ना। वहाँ की शैली और यहाँ की शैली लगभग मैच करती है। मैच करती जी तो मुझे लगता है कि वहाँ के राजा के साथ भी इनका संबंध रहा होगा। जी वहाँ 108 मंदिर जब उस राजा ने बनाए उस काल में, उसी के समकालीन बारसूर में भी काम हुआ था। जी यहाँ भी 147 मंदिर इन्होंने बनवाए, जी और उसी शैली में दिखते हैं वो। तो एक राजा दूसरे राजा से प्रेरित होकर ही ऐसे काम करता था। जी और सर, काफी लोकप्रिय भी थे राजा सोमेश्वर देव। जी इन्हें हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी भी माना गया है, जी कामदेव जैसा सुंदर भी माना गया है, उसी अभिलेख में लिखा गया है। जी और जन्मेजय अजय भी माना गया है, महाकाल के समान अजय भी इन्हें माना गया था। जी तो ऐसा ये सब शिलालेख में प्राप्त हुआ है ये सब। जी जी बिल्कुल। तो सर जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा था 147 मंदिर, तो मंदिर का कॉन्सेप्ट तो मुझे सर समझ आ गया, लेकिन साथ ही साथ जो उतने ही तालाब, जी जी ये तालाब का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम जी, के जी। हिसाब से, तो वो कैसा था अलग? तालाब आप समझ सकते हैं कि बहुउद्देश्य, जी कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तालाब बनाए गए थे। जी जैसा कि आप जानते हैं मंदिरों में जाने के पहले शुद्ध होते हैं जी सनातन परंपरा में, नहाना, हाथ पैर धोना, इसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते थे। तो उस समय जल स्रोत के रूप में तालाब ही थे जो आसानी से बनाए जा सकते थे। जी हैंड पंप वगैरह का चलन तो था चलन नहीं, था, जी। कुआं काफी छोटा पड़ जाता, क्योंकि राजा के साथ में तो बहुत सारे लोग आते थे, हाथी घोड़े, सभी के लिए पानी की आवश्यकता थी।
तो जी। बड़े तालाब इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसके साथ साथ सिंचाई का भी प्रमुख साधन हुआ करता था। जी। इससे आर्थिक रूप से भी राजा की राजधानी जो है वो हम्म, समृद्ध होती थी। जी। तो तालाब इस बिल्कुल। उद्देश्य से बनाए गए थे। जी बिल्कुल। तो सर अभी और कोई मंदिर हम विजिट करेंगे या हाँ, अभी मंदिर तो हम विजिट करने के लायक वही सनलाइट का ही दिक्कत है, सनलाइट का इशू है? और जी कुछ बिल्कुल। दूरी पे भी है और खंडहर भी हो चुके हैं। जी। जो मुख्य मुख्य मंदिर अभी थे जी। उनमें तो हम आ चुके हैं। तो लगभग हमने यहाँ बारसूर की सारी मुख्य मंदिरों को कवर कर लिया है जी। और आने वाले समय में हम बाकी बचे मंदिरों को भी कवर करेंगे, हाँ, फिर उनकी किसी स्टोरी दिन भी जानेंगे और हर एक मंदिर के ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाया जाएगा। जरूर। और अभी हम चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूम के और हमने लगभग 6 मंदिर विजिट किए। 6-7 मंदिर। पहला हमने सोमेश्वर मंदिर, सॉरी हीरामराज हीरम राज मंदिर, देन हम बत्तीसा बत्तीसा मंदिर गए, मंदिर, देन चंद्रादित्य चंद्रादित्य मंदिर गए, उसके गणेशा बाद मंदिर, गणेशा मंदिर, उसके बाद मामा मामा भांजा भाचा मंदिर, मंदिर और और लास्ट हमने सोमेश्वर मंदिर, 16 सॉरी खंबा 16 खंबा मंदिर में हमने एंड किया। बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा मेरे लिए वो एक्सपीरियंस और मैं इसमें से कुछ मंदिर फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक नेचर का स्पर्श चाहिए या नेचर से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक चीजें, क्योंकि जो कलाकृति की गई है सर वो अद्वितीय है बिल्कुल। और आप जब बस्तर को एक नजर से देखेंगे तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे कि बस्तर में ये पॉसिबल है, बारसूर जैसे एरिया में, जो कि लगभग सर अगर हम कोई आना चाहे, मान लीजिए कोई रायपुर में है और रायपुर से हमारे बारसूर आना चाहते हैं, जी। तो उसका रूट एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वो किस तरह से बारसूर पहुंच सकता है? जी। अब रायपुर से बाई बस या अपने प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट अपना खुद का व्हीकल हो, उसके माध्यम से आप जगदलपुर आ सकते हैं। जगदलपुर में रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है होटलों में। वहाँ आप स्टे कर सकते हैं और वहाँ से चित्रकूट आ जाएं देखने के लिए। चित्रकूट से बारसूर आ जाएं, बारसूर से माता दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से फिर तीरथगढ़ होते हुए फिर से जगदलपुर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। एक दिन में भी ये विजिट कर सकते हैं और यदि आप प्रकृति को महसूस करते हुए अपने ऐतिहासिक स्थलों को समझते हुए आना चाहते हैं तो 2 दिन में भी इस रूट को आप तय कर सकते हैं। ये लगभग आपको एक सर्कल की तरह पड़ेगा, जी, एक बिल्कुल। पॉइंट से आप निकलेंगे और पूरे विजिट करते हुए वापस वापस जाएंगे। अपने और डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे। कुछ दिनों में मे बी ये अभी स्टार्ट होने वाला है, जी ये एक सर्किट बनने वाला है जी जो जी, आप टूरिस्ट सर्किट। टूरिस्ट सर्किट बनने वाला है, तो आपको और ज्यादा सुविधा हो जाएगा। जी जी और यदि बिल्कुल। बारसूर में स्टे की सुविधा हो जाए जी पर्यटकों के लिए तो यहाँ से हंदावाड़ा वाटरफॉल है, जी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जी बाहुबली जलप्रपात भी आप बोल सकते हैं। और तुलार गुफा में भी शिवलिंग की स्थापना की गई है जी जो इंद्रावती नदी के उस पार है। जी तो यदि बारसूर में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था हो जाती है तो उन स्थलों को भी वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल। हम भी कुछ आने वाले वीडियोस में जब हम और बारसूर विजिट करेंगे तो नरेंद्र जी के साथ हम सारी जगह को आप लोगों के लिए भी एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे एक व्यू कि लगभग वो कैसी जगह है। और अगली बार से जो हमारा वीडियोस होंगे इन टॉपिक्स पे हम सोलो वीडियोस भी लेकर आएंगे और इन डेप्थ बातें करेंगे। अभी तो हमें ये पॉडकास्ट के फॉर्मेट में रखना था तो हमने सिंपल रखा है, आपको एक आइडिया दिया है कि ये कैसा है, आप विजिट करें, आइए देखें यहाँ पे कैसा है माहौल यहाँ का। तो एक और सर मैं बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, मैं जैसे बाहर निकलता हूँ यहाँ से या कोई भी दंतेवाड़ा से बाहर निकलता है तो लोग बोलते हैं कि दंतेवाड़ा मतलब थोड़ा सा अनसेफ जगह है, वो उतना मतलब सेफ्टी नहीं है। तो इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे आप, क्योंकि बारसूर दंतेवाड़ा से भी थोड़ा अंदर है, लगभग 27 किलोमीटर मे बी, हाँ लगभग 27 किलोमीटर अंदर है। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या वो जो सोच रहे हैं वो किस तरह से कितना सही है? जी जी, मैं अपने व्यूवर्स को और टूरिस्ट को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से भयाक्रांत होने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं जी। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत सीधे साधे सरल सहज और सहयोग करने वाले हैं जी। तो उनसे तो किसी भी प्रकार का खतरा है ही नहीं। और जो यहाँ पे समस्या चल रही थी उन समस्याओं का भी बारसूर से कोई लेना देना है नहीं जी। यहाँ तक आराम से टूरिस्ट आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं
या समूह में भी आ सकते हैं और आराम से घूम कर जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है यहाँ, जी निश्चिंत होकर के आ सकते हैं जी और बिल्कुल। आराम से घूम कर जा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। तो और सर मिलते हैं आपसे, मतलब हम आपकी और हमारी मुलाकात तो होती रहेगी, जरूर, क्योंकि हमें और भी इससे रिलेटेड वीडियोस डालने हैं, बारसूर को और ज्यादा एक्सप्लोर करवाना है। एक्सप्लोर और मैं बारसूर केवल का एक, बारसूर की ही बात नहीं कर रहा जी हूँ, आपको बिल्कुल, रोकना चाह रहा हूँ। सॉरी, मैं पूरे दंतेवाड़ा जिले में जी पर्यटन बिल्कुल, उद्योग को बूम करने की बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, बारसूर तो रहा ही है, दंतेवाड़ा भी साथ में शामिल ही रहा है शामिल ही है सर, ना। क्योंकि पर्यटन उद्योग को यदि बढ़ाना है जी तो बारसूर, दंतेवाड़ा और हमारे जो नेचुरल स्पॉट हैं, बिल्कुल, इन सबों को यदि हम डेवलप करते हैं, जी उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हम लेकर आते हैं, जैसा कि बाकी राज्यों में होता है। जी इंद्रावती में राफ्टिंग का कार्य आराम से हो सकता है, बिल्कुल सर, जिसका लोग लुत्फ ले सकते हैं। बहुत आराम से। बारसूर में इतने सरोवर हैं, अभी शायद जिला प्रशासन के सौजन्य से चंद्रादित्य सरोवर में बोट भी प्रदान किया गया है महिला स्व सहायता जी समूह को, जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी अब प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, हमारे लोग थोड़ा प्रचार प्रसार में पीछे हो जाते हैं, जी समझ नहीं पाते कि पब्लिसिटी करना चाहिए। तो सोचते हैं कि लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार के लिए कुछ होर्डिंग्स, बैनर्स जी भी लगाने हैं, ये सलाह भी उनको देना चाहिए। जी वो समझ नहीं पाते और इसीलिए कई बार सफल नहीं हो पाते। सफल नहीं हो पाते, तो जी प्रचार बिल्कुल, प्रसार भी काफी जरूरी है। जी बारसूर सर, महोत्सव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे यहाँ की लोक कला को, लोक संस्कृति को तो बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा व्यापार मिलेगा को भी ही, मिलेगा, जी पर्यटन को भी मिलेगा। जी लेकिन इसका प्रचार प्रसार यदि समय रहते अन्य राज्यों में भी किया जाएगा जी तो पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी, जी जो पूरे बिल्कुल, जिले के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी जी बिल्कुल। तो मिलते हैं सर से, जी मुलाकात तो होती रहेगी हमारी। तो इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये हमारा जो एक नया अप्रोच था, अब तक हम सिर्फ स्टूडियो शूट कर रहे थे और इसमें हमने एक एफर्ट किया है कि हम फील्ड विजिट किए, हमने वो मंदिरों को जाकर देखा कि कैसी है वो मंदिर और आपको भी दिखाया कि कैसा है। तो अगर आपको ये हमारा अप्रोच अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जी शेयर करें शेयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।